देखिए, जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। क्योंकि परमानेंट, जी हाँ, परमानेंट रेगुलर बेसिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हम आपको समझाने वाले हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर कट पता होने चाहिए, उसके बेसिस पर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा, कहीं से भी कोई भी वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वक्त रहते हुए। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्लियर करते चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहले लोग इसी को इग्नोर कर देते हैं। आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए, क्या आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। चलने से मतलब नहीं है, कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे वर्ड्स पर गौर करिएगा, कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और वो भी कम से कम 55% के साथ। ये मास्टर डिग्री 55% के साथ उन लोगों के लिए जो कि जनरल कैंडिडेट हैं। अब अगर आप किसी रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, तो इस केस में अगर आपकी 50% है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री में। एक बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। मास्टर डिग्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, ये जो ऊपर मास्टर डिग्री से रिलेटेड क्वालिफिकेशन बताई गई है, ये तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव, मतलब जरूरी है कैंडिडेट के लिए, क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द यूजीसी या फिर सीएसआईआर, या फिर और करके लिखा हुआ है, या सिमिलर टेस्ट एक्रीडिएटेड बाय द यूजीसी लाइक सेट वगैरह, या फिर आपका सेट क्लियर होना चाहिए जो कि स्टेट लेवल टेस्ट होता है। इसके अलावा और करके लिखा हुआ है, और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अब हाँ, पीएचडी डिग्री से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों ने 2009 से पहले मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था पीएचडी में, उन लोगों के पास अगर ओनली पीएचडी भी है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नेट नहीं है तब भी, ठीक है ना। वो खाली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2009 से पहले कर रखी है पीएचडी। हाँ, उनके लिए नेट ज़रूरी नहीं है। ये आप ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं, वो लोग एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब बाहर हैं इस कंडीशन से कि उनके पास नेट होना चाहिए। अगर वो खाली पीएचडी में लेकर आ रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके पास मास्टर डिग्री और नेट है तो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक। देखिए, अब अगर हम बात करें, देखिए पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी आपकी रेगुलर बेसिस की होनी चाहिए, रेगुलर मोड की होनी चाहिए, ना कि डिस्टेंस एजुकेशन से। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो वो नहीं मानी जाएगी। ऑनलाइन आपने पीएचडी कर रखी है वो नहीं मानी जाएगी। पीएचडी जिस वक्त आपने सबमिट करी थी तो कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया होना चाहिए। इसके अलावा जब आपने पीएचडी सबमिट करी थी तो आपका ओपन वाइवा वॉइस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर फॉर हिज हर वर्क, पीएचडी वर्क, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज इन रेफर्ड जर्नल। कह रहे हैं कि पीएचडी के इंटायर पीएचडी के दौरान कम से कम आपने 2 रिसर्च पेपर लिखे हों, पब्लिश कराए हों, और उसमें से एक पेपर यूजीसी के केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर होना चाहिए पब्लिश, ठीक है ना। इसके अलावा पॉइंट ई क्या कहता है, द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार स्पॉन्सर्ड, फंडेड, सपोर्टेड बाय द यूजीसी, आईसीएसएसआर, सीएसआईआर और एनी सिमिलर एजेंसी। कह रहे हैं कि भाई जो पेपर आपने लिखे हैं उसे कम से कम आपने प्रेजेंट किया हो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, सेमिनार के अंदर, और वो कॉन्फ्रेंसेस और वो सेमिनार फंडेड होने चाहिए, स्पॉन्सर्ड होने चाहिए, सपोर्टेड बाय होने चाहिए यूजीसी या फिर वो आईसीएसएसआर या फिर सीएसआईआर, ठीक है ना। ये सिमिलर एजेंसी से वो सपोर्टेड होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, उसमें आपने अपना पेपर प्रेजेंट किया हो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर आप ओनली पीएचडी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं और आपने पीएचडी कर रखी है किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, विदेश की यूनिवर्सिटी से, और वो भी टॉप 500 में वो यूनिवर्सिटी आती है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं।
उसमें उस केस में आपके पास अगर नेट नहीं भी है तब भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एकेडमिक स्कोर हैज स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स सेकंड टेबल 3A ऑफ द यूजीसी रेगुलेशन 2018 वाली जो गाइडलाइन आई थी उसमें मतलब ये पेज नंबर और अपेंडिक्स दे रखा है टेबल नंबर 3A। इसमें जो गाइडलाइन दे रखी थी एकेडमिक स्कोर से रिलेटेड, एपीआई स्कोर से रिलेटेड, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये आपका बेस बनता है, यही स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। एपीआई स्कोर जिसका ज़्यादा रहता है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू ही आपका फाइनल डिसीजन तय करता है कि आपको सेलेक्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाकर लेकर जानी है। स्लाइड्स के बारे में यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है। पहली स्लाइड में आप अपना बायोडेटा लिख लेना, दूसरी स्लाइड में आपकी जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में आपको मेंशन करना है, तीसरी स्लाइड में आपको जो है अपनी प्रैक्टिकल स्किल और एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है, जो यूनिक स्किल आपके पास है वो उसके बारे में। इसके अलावा आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं विकसित भारत जो अभियान है उसमें कैसे अपना योगदान दे सकते हैं उसके बारे में चौथी स्लाइड में आपको लिखना है। और हाउ यू आर गोइंग टू यूज एआई इन पेडागोजी। अब पेडागोजी के अंदर जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आप एआई का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं पेज नंबर मतलब स्लाइड नंबर 5 में। इसी तरीके से व्हाट आर द रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सबमिटेड बाय यू एंड ऑल्सो मेंशन द फंडिंग एजेंसी नेम। अब आपको छठी स्लाइड में ये भी बताना है कि आपने जो रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं या फिर सबमिटेड किए हैं वो कौन सी एजेंसी से फंडेड थे, ठीक है ना, वो आपको जो है स्लाइड नंबर 6 में मेंशन करना है। और व्हाट आर द कंसल्टेंसीज और आउटरीच एक्टिविटीज लेड बाय यू एंड लिंक देम टू एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो आपने वर्क किया हो, आउटरीच एक्टिविटीज की हो, उसका भी आपको लिंक देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं स्लाइड नंबर 8 के अंदर, तो स्लाइड नंबर 8 के अंदर व्हाट आर द पॉसिबल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेड बाय यू, मेंशन द टाइप, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड योर लिंक। आपने जो कोलैबोरेशन के साथ वर्क किया है, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोई रिसर्च वर्क किया है, तो उसका भी मतलब आपको लिंक यहाँ पर देना है। और 9th स्लाइड में आपको क्या करना है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए 9th स्लाइड में आपको क्या करना है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप कैसे स्टूडेंट को तैयार कर सकते हैं उनकी वो जल्दी से जॉब हासिल कर लें या फिर वो कैसे एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएं, तो ये भी आपको बताना है। फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, जो आपको स्लाइड बनानी है, ये स्लाइड से रिलेटेड जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। चलिए यहाँ पर मतलब वैकेंसी वगैरह कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक वैकेंसी है, और बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एक वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में एक वैकेंसी है, अर्थ साइंस में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 2 वैकेंसी हैं, एजुकेशन में 3 वैकेंसी हैं, और इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस में 1 वैकेंसी है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी में 1 वैकेंसी है। इसी तरीके से हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 2 वैकेंसी हैं, होम साइंस में 1 वैकेंसी है, और लॉ डिपार्टमेंट से 2 वैकेंसी आई हुई हैं। लॉ में 1 वैकेंसी और भी है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी हैं, और ये जितनी की वैकेंसी हैं ये सारी परमानेंट वैकेंसी हैं। उड़िया में वैकेंसी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में वैकेंसी है, फिजिक्स में वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैकेंसी है, और इसके अलावा सोशोलॉजी में वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये सारी वैकेंसी हैं, इसके बारे में और डिटेल हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए आपको अप्लाई करने के लिए ये है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, संबलपुर यूनिवर्सिटी। संबलपुर यूनिवर्सिटी है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो ये एक पोर्टल है HIMS पोर्टल, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 जून तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लें उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, और उसमें आपको करना क्या है, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह, और मतलब नेट आपने क्वालिफाई कराया तो उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह सारी चीज़ें आपको लगानी है।
और उसे एनवलप के अंदर रखकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर भेज देना है। 26 तारीख तक ये आपको काम करना है, 26 जून तक, ठीक है ना, 26 जून तक ये भी आपको काम करना है। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चले जाएंगे, कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाए, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। अगर हम बात करें कि भाई इसमें एज लिमिट क्या है, तो भैया देखिए कैंडिडेट्स अबव 60 ईयर विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, 60 साल से कम के जो लोग हैं जिनकी 60 साल से एज कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी मतलब यहाँ पर जो एज लिमिट है वो अच्छी खासी दे रखी है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी देखिएगा, देखिए आपको, हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा मतलब पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फीस वगैरह ये मेंशन कर रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फीस वगैरह का। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम और इसमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करें तो देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आप यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से येलो कलर वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह आपका नहीं होने वाला है। इंटरव्यू के दौरान आपका प्रेजेंटेशन होगा, पीपीटी स्लाइड्स आपको बनाकर लेकर जानी है, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। उसी में से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, वहीं से सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है ना। तो जिस टॉपिक पर भी आप ले जाना चाहते हैं वो आपको लेकर जाना है, और फॉर्म आपको जो फिलअप करना है वो फॉर्म आपको यहाँ से फिलअप करना है। HIMS पोर्टल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और ये आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी है बता रखा है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, और फिर आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने आपको बता दिया था, इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजना है। अब ये यूनिवर्सिटी कौन सी है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये यूनिवर्सिटी है संभलपुर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? संभलपुर यूनिवर्सिटी। और संभलपुर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा के अंदर। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जितनी भी जनरल वैकेंसी हैं उस पर तो आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और एक एक वैकेंसी इस ज़माने में इम्पॉर्टेंट है जब वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं। तो जहाँ से भी आपको मौका मिल रहा है आप बिल्कुल भी मौका स्किप मत करिए, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट आप ट्राई करिए, ठीक है ना, एटलीस्ट आप ट्राई करिए जहाँ पर भी मौका मिल रहा है। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।